हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपडेट और साथ में मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जल्दी से आ जाइए लाइव, और जो लाइव आ चुके हैं वो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आज हम आपको करवाने वाले हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड आपको 120 MCQs। जी हाँ, यहाँ पर ये सोल्ड MCQs रहेंगे। जी हाँ, इनके पहले से ही आंसर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देते रहेंगे। तो जल्दी से जल्दी करेंगे हम इन क्वेश्चंस को, क्योंकि जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जी हाँ DSSB का एग्जाम है वो 2 तारीख को है, और उसके बाद में 7 और 8 को है यहाँ पर यूपी TGT PGT का, और उसके साथ में फिर LT ग्रेड उत्तराखंड का भी जो एग्जाम है वो भी 8 को आ गया है। तो जल्दी से आ जाइए लाइव, और जो लाइव आ चुके हैं एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, और साथ में यहाँ पर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे साथ में कर सके लाइव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे, और कुछ साथी बोलेंगे कि सर आप जल्दी बहुत बोलते हैं, तो यहाँ पर बोलने का काम इसीलिए है कि आपके यहाँ पर 120 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और लेट नहीं होने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आधुनिक युग में सर्वाधिक किस पर जोर दिया जाता है? जी हाँ, आधुनिक युग में किस पर जोर दिया जाता है? मनोरंजन पर, प्रशिक्षण पर, खेलकूद पर, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा अभी भी अगर हम बात करें तो जो आपका जोर दिया जाता है सबसे ज्यादा, जी हाँ, शारीरिक शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वो है आपका खेल कूद पर। जी हाँ, स्पोर्ट्स से ज़्यादा रिलेटेड है वो यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं, लोगों को जनहित में प्रोवाइड करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और प्रश्न में पूछा गया है आपसे ये कि शारीरिक पुष्टि किसी ने जीने के ढंग के दबावों का सफल अनुकूलन है। जी हाँ, फिजिकल फिटनेस की बात कर रहा है कि जो शारीरिक पुष्टि है किसी के जीने के ढंग के दबावों का सफल अनुकूलन का मतलब है कि आप उनको अपने अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेते हैं, अडेप्टेशन है। तो यहाँ पर जो ये कंडीशनिंग है ये किसने कहे हैं, ये शब्द किसने कहे हैं, यहाँ पर ये डेफिनेशन किसने कही है? तो याद रखिएगा ये जो डेफिनेशन कही है ये कही है डॉक्टर क्रोल्स ने। जी हाँ, 4 ऑप्शन है, और यहाँ पर जो राइट है ये है डॉक्टर क्रोल्स। जी हाँ, डॉक्टर क्रोल्स ने यहाँ पर ये डेफिनेशन आपको दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन में पूछा गया है ये कि व्यक्ति की ऐसी दक्षता या कुशलता जिसके द्वारा व्यक्ति संतुलित जीवन व्यतीत करता है को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए जो अपना दक्षता और कुशलता के आधार पर जो अपना संतुलित जीवन व्यतीत करता है, स्किल्स और अपनी एफिशिएंसी डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इसको कहा जाता है सुयोग्यता। सुयोग्यता को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेलनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया कि शारीरिक पुष्टि शरीर के कौन से अंगों से संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए जरूरी है? जी हाँ, फिजिकल फिटनेस क्यों जरूरी है? यहां पर सीधा सा आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो फिजिकल फिटनेस है वो शरीर के कौन से अंगों से संबंधित बीमारियों को दूर करती है। तो जो फिजिकल फिटनेस है ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर, जी हाँ, कार्डियोवैस्कुलर में आ जाएगा कि आपका हार्ट और जो आपके फेफड़े हैं इन दोनों के कैपेसिटीज को बढ़ाने का काम करते हैं। जितने भी आप एक्सरसाइजेज करते हैं आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, और इसके साथ में जो आपकी ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस है हवा के अंदर रहता है 21%। जब आप सांस लेते हैं तो इस 21% को इनटेक करते हैं, और इसमें से सिर्फ आप 16% है वो वापस निकाल देते हैं, और 5% ऑक्सीजन को आप कंज्यूम कर पाते हैं। तो ये याद रखिएगा 5% सिर्फ ऑक्सीजन है वो आप कंज्यूम कर पाते हैं। तो आप इस कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज, और यहाँ पर फिजिकल फिटनेस है ये आपके इन अंगों की जो बीमारियां हैं इनको दूर करने का काम करती है। याद रखिएगा फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से शारीरिक पुष्टि के अंग कौन से हैं? तो शारीरिक पुष्टि के अंग भैया आप सभी को पता है कि ये सभी हो जाएंगे। कौन कौन से है? देखिए यहाँ पर एक स्पीड है, स्ट्रेंथ है आपकी, और इसमें एंड्योरेंस है। ठीक है, तो ये आपकी तीनों की तीनों ही रहते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आपके इसमें कहे जाएंगे आपकी स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, और प्लस में आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया कि गति सर्वाधिक किस शारीरिक प्रणाली पर निर्भर करती है? तो जो आपकी स्पीड है, स्पीड किस पर निर्धारित करेगी? स्पीड आपकी निर्धारित करती है ये है आपकी नाड़ी प्रणाली पर। नाड़ी प्रणाली का मतलब सीधा सा ये है कि जितना आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा उतना ही आपकी मसल्स के पास में एनर्जी पहुंचेगी, और जितना मसल्स के पास में अच्छी एनर्जी पहुंच रही है मसल्स उतना ही जल्दी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी, और जितना मसल्स अच्छा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी और आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि नियमित व्यायाम करने से
क्या किया जा सकता है। जी हाँ, रेगुलर अगर आप एक्सरसाइजेज करते हैं तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सीधा सा क्वेश्चन का जो आंसर है वो दे रखा है कि आपकी जो शारीरिक पुष्टि और जो सुयोग्यता है उसको आप बढ़ा सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइजेज से आपका फिजिकल फिटनेस और जो आपकी वेलनेस है आप उसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि सुयोग्यता के आवश्यक अंग कौन से हैं। सुयोग्यता का मतलब है वेलनेस। तो वेलनेस के आपके हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपके अंदर जो आपकी सोशल यहाँ पर वेलनेस है ये हो जाएगी, प्लस में आपकी फिजिकल वेलनेस है और आपकी इंटेलेक्चुअल या फिर इसको कॉग्निटिव वेलनेस आप कहिए तो ये आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये चारों के चारों ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वास्थ्य संबंधित सुयोग्यता का उद्देश्य क्या है। तो जो स्वास्थ्य संबंधित सुयोग्यता का उद्देश्य है ये रहेगा आपका शारीरिक सुयोग्यता का विकास करना, मीन्स फिजिकल वेलनेस है उसको डेवलप करना, प्लस में आपका जो पोषण संबंधी, जी हाँ, जो आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड है उस वेलनेस को बढ़ाने का काम करता है, और साथ में जो आपकी सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन शैली को, जी हाँ, जो आपकी एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको डेवलप करने में यहाँ पर जो आपका स्वास्थ्य संबंधी सुयोग्यता है इसका उद्देश्य रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शारीरिक योग्यता के लिए आवश्यक है। तो शारीरिक योग्यता के लिए क्या आवश्यक है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। उपयुक्त सभी मीन्स ऑप्शन डी यहाँ पर बताया गया है। तो शारीरिक योग्यता के लिए आपको सबसे पहले तो चाहिए कि कुशल गति संरचना। जी हाँ, कुशल गति रचना का मतलब है कि आपके पास में स्किल्ड स्पीड होनी जरूरी है। स्किल्ड स्पीड का मतलब है कि आप अपनी स्पीड के अंदर परफेक्शन लेकर आए। नेक्स्ट है आपके अंदर कुशल इंद्रिय रचना होनी चाहिए, मीन्स जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स है वो भी आपके अच्छे होने चाहिए, मीन्स वहां पर उनकी भी आपको अच्छे से केयर करनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कुशल मानसिक संरचना। जी हाँ, शारीरिक योग्यता को, फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने के लिए आपके पास में मेंटल जो आपका कह सकते हैं कि जो आपका ब्रेन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे के सारे आपके आवश्यक हैं एक फिजिकल फिटनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शारीरिक पुष्टि को संतुलित बनाए रखने में सहायक है। तो शारीरिक पुष्टि को संतुलित बनाए रखने में क्या सहायक रहेगा ये आप सबके सामने क्वेश्चन में देखिए, उपयुक्त सभी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो शारीरिक पुष्टि है मीन्स फिजिकल फिटनेस को बैलेंसिंग बनाए रखने के लिए आपको एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, इसके साथ में जो आपका स्वच्छ वातावरण है वो भी आपके पास में हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा, और इसके साथ में आपका बैलेंस और आपको न्यूट्रिशन से भरपूर डाइट है, पोषक तत्वों से भरपूर डाइट है वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आपकी जो फिजिकल फिटनेस वो बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड है। शारीरिक पुष्टि का अर्थ क्या है। तो शारीरिक पुष्टि का अर्थ है, वैसे अगर मैं छोटे से शब्दों में बताऊं कि फिजिकल फिटनेस होती क्या है, तो भाई फिजिकल फिटनेस होती है कि आप अपने डेली रूटीन के काम, जो जिसका जैसा काम है, आप अपने डेली रूटीन के जो काम है वो बिना किसी परेशानी के आप अपने यहाँ एक्टिविटीज़ के थ्रू परफॉर्म करते हैं और उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, और आपके बाद में पूरे दिन की एक्टिविटीज़ करने के बाद में आपकी दिनचर्या के बाद में इतनी एनर्जी सफिशिएंट रह जाती है कि अचानक से आई किसी भी सिचुएशंस में आप उन परिस्थितियों को हैंडल कर सके, मींस उन सिचुएशनों को आप टैकल कर सके अपनी एनर्जी के साथ में। तो इतना सफिशिएंट एनर्जी का लेवल रहना ये कहलाता है आपका फिजिकल फिटनेस। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर जो बताया गया इसमें हम देख लेते हैं। तो ये है आपका कि अच्छे शरीर का होना। जी हाँ, एक तो अच्छे शरीर का होना शारीरिक पुष्टि का अर्थ माना जाता है, और दूसरा माना जाता है कि शरीर के सभी संस्थानों का सुचारू रूप से कार्य करना, और यहाँ पर आप दैनिक कार्य करने की जो आपकी क्षमता है तो वो आप अपनी पूरी कर लें। तो ये होती है आपकी फिजिकल फिटनेस। ठीक है, तो ये तीनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, एक अच्छा शरीर है तो अच्छे शरीर के अंदर सभी अंग है वो सुचारू रूप से कार्य करेंगे, और जब आपके सभी अंग मींस जो आपके ऑर्गन्स है वो अच्छे रूप से कार्य कर रहे हैं तो आप डेली रूटीन के जो अपने टास्क हैं उनको कैपेसिटी के साथ में, अपनी कैलिबर के साथ में उनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपका शारीरिक पुष्टि का एक पहलू क्या है। तो शारीरिक पुष्टि का जो एक पहलू है ये है आपकी फिजिकल वेलनेस। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं शारीरिक सुयोग्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शारीरिक पुष्टि का एक घटक है। तो शारीरिक पुष्टि का एक घटक क्या है इसमें से आपसे पूछा गया है। तो शारीरिक पुष्टि का जो एक घटक है यहाँ पर ये रहेगा आपका कि आप जो अपनी मांसपेशीय शक्ति है, ठीक है, शारीरिक पुष्टि का एक घटक मींस जहां पर जो आपके फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स है तो इसमें आपका हो जाता है। अब देखिए यहां पर जो आपका फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स है ये पूछा गया है आपका मसल्स एंड्योरेंस, मसल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। तो मसल्स स्ट्रेंथ इज अ कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड रहेगा, स्किल रिलेटेड अलग होते हैं और हेल्थ रिलेटेड आपके फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स अलग होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा कि आपके पास में मांसपेशीय शक्ति है। तो नींद है वो आपके लिए जरूरी है, पोषण है वो भी आपके जरूरी है, लेकिन आपकी जो बॉडी अपीयरेंस है ये
भी आपके लिए जरूरी है। लेकिन जो यहाँ पर शारीरिक पुष्टि के घटक की बात करें तो ये हो जाएगा आपका मांसपेशीय शक्ति। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि शारीरिक पुष्टि व्यक्ति की उम्र को खालिस्तान है। तो यहाँ पर जो फिजिकल फिटनेस है वो व्यक्ति की उम्र को क्या करती है, बढ़ाती है। मीन्स अगर आप 60 साल जीने वाले हैं और आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप 65 ईयर तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, मीन्स जो आपका यहाँ पर एक लाइफ स्पैन है कि आप कितने उम्र तक आपका एक एवरेज निकाला जाता है, तो आप इस लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो आपकी जो शारीरिक पुष्टि है, फिजिकल फिटनेस है, वो व्यक्ति की उम्र को बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि शारीरिक पुष्टि के क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों से ज्ञात होता है कि जिन बच्चों में शारीरिक पुष्टि शीघ्र आती है वे भविष्य में खालिस्तान रहते हैं। जी हाँ, जिनके अंदर फिजिकल फिटनेस है वो आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, मीन्स वो अपना जल्दी से फिजिकल फिटनेस है वो अपना बढ़ा लेते हैं, तो वो भविष्य में क्या रहेंगे, यहाँ पर एक्टिव रहेंगे। जी हाँ, एक्टिव, उनके अंदर एक्टिवनेस है वो ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है कि शक्ति हमारे शरीर के किस अंग द्वारा पैदा होती है। तो जो शक्ति है, देखिए मैंने आपको बताया था कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, ठीक है, मींस फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जब होगा तो आपकी शरीर के अंदर शक्ति जो है वो उत्पन्न होती है। और शक्ति को मापने के लिए यहाँ जो स्ट्रेंथ है उसको चेकआउट करने के लिए डायनमोमीटर का यूज किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर मांसपेशियों के द्वारा आपके शरीर के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि मनुष्य की वह योग्यता जो किसी भी स्थिति में कम से कम समय लेकर अपने कार्य को पूरा करती है वह कहलाती है। देखिए यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़िएगा कि आप कम समय में अपना जो कार्य है वो पूरा कर लेते हैं, मीन्स जो निर्धारित आपको कोई भी कार्य दिया जाता है कम से कम समय में पूरा करते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, आपके शरीर की स्पीड कहलाएगी। मीन्स आपकी जो गति योग्यता है, स्पीड जो एबिलिटी है वो आपकी कहलाएगी। मीन्स आप कम से कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, दैट इज द स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गति के विकास की विधियां हैं। तो गति के विकास की कितनी विधियां हैं, ये आप याद रखिएगा कि गति के विकास की दो विधियां हैं। एक तो होता है आपका एक्सेलरेशन रन और एक होता है पेस रन। ठीक है, तो दो तरीके हैं आपकी गति की विकास की विधियों के। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा, दो हैं। ठीक है, जिसमें आपका देखिए पेस रन की अगर हम बात करें तो पेस रन के अंदर होता है कि आप एक ही स्पीड के अंदर एक ही पेस पे आप लंबे टाइम तक दौड़ते हैं। और दूसरा है यहाँ पर त्वरण दौड़े। त्वरण दौड़ों का मतलब है एक्सेलरेशन रन, जिसके अंदर आप 20 से लेकर 50 मीटर के स्प्रिंट्स लगाते हैं। ठीक है, वो विंड स्प्रिंट हो सकते हैं, अगेंस्ट विंड हो सकते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं यहाँ पर गति के विकास की विधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि गतिशील शक्ति किस प्रकार की शक्ति है। तो गतिशील जो शक्ति है ये आपकी आइसोटोनिक होती है। आइसोटोनिक का मतलब है, देखिए ये आपका एक हाथ हो गया और आपके हाथ में है यहाँ पर एक डंबल। ठीक है, और ये डंबल आप इसके डंबल के अंदर क्या कर रहे हैं, इसको आप बार बार अप डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इसको बार बार अप डाउन कर रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखिए गति इसके अंदर हो रही है और आपकी जो शक्ति है ये यहाँ पर इसमें इस्तेमाल हो रही है, तो इसको कहते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है कि जो रेंज ऑफ मोशन है किसी जॉइंट पर वो सेम रहे, ठीक है, लेकिन उसके अंदर मूवमेंट होती रहे, तो इसको हम आइसोटोनिक कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। आइसो का मतलब होता है सेम और टोन का मतलब होता है एक रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया खींचना, पुलअप तथा धक्के लगाना, ठीक है, मीन्स धक्का लगाना, इसको कहते हैं पुशअप, में कौन सी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, जब भी आप धक्का लगाते हैं, पुश करते हैं, ठीक है, आप पुशअप लगाते हैं या फिर आप इसमें कहिएगा कि आप पुलअप करते हैं, बीम निकालना और आपका पुशअप। ठीक है, चलिए मैं इसको दोबारा से एक बार मार्क कर देता हूं। ठीक है, पुशअप और पुलअप्स, तो इसके अंदर आपकी कौन सी शक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें आपकी जो यहां पर कह सकते हैं कि जो गतिशील शक्ति है, गतिशील का मतलब है जो मोमेंटम आपकी स्ट्रेंथ है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है कि गति का सीधा संबंध व्यक्ति के किस संस्थान से होता है। तो देखिए जो गति है वो स्पीड जो है ये आपके मांसपेशी संस्थान पर डिपेंड करेगी, स्ट्रेंथ भी आपके मांसपेशी संस्थान पर डिपेंड करती है। अब इसको आप समझिए कैसे कि जितने ज़्यादा आपके अंदर मसल्स फाइबर होंगे, जितना आपका कह सकते हैं कि लीन बॉडी मास होगा, उतना ही आपके अंदर स्ट्रेंथ मिलेगी। मींस आपके अंदर जितना वेट है उतना ही आपके अंदर स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकत मिलेगी। और जितने आपके अंदर वाइट मसल्स फाइबर ज़्यादा रहेंगे, जी हाँ, आपकी मसल्स के अंदर दो तरह के फाइबर रहते हैं, एक तो होते हैं STF, ठीक है, STF का मतलब होता है यहाँ पर स्लो ट्विच फाइबर, ठीक है, और यहाँ पर एक होते हैं FTF। ठीक है, तो FTF में जो F है, F का मतलब हो गया यहाँ पर फास्ट और T का मतलब हो गया ट्विच और
एफ का मतलब हो गया यहाँ पर फाइबर। तो जो फास्ट ट्विच फाइबर है, फास्ट ट्विच फाइबर को हम कहते हैं यहाँ पर वाइट मसल्स फाइबर, ठीक है। मींस जहाँ पर जितने आपके अंदर वाइट मसल्स फाइबर रहेंगे उतनी ही आपकी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। और याद रखिएगा भाई, एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्पीड है वो 80% आपकी जेनेटिक या फिर ये कह सकते हैं कि 80% आपके मसल्स फाइबर पर डिपेंड करती है, और जो 20% स्पीड है आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूव का मतलब है कि आप अपनी जो गति है उसमें सुधार कर सकते हैं। सीधा सा ये बात है भाई कि जो आपके यहाँ पर मसल्स फाइबर है आप उनको इंप्रूव कर सकते हैं, आप उनको यहाँ पर प्रैक्टिस के थ्रू आप उनको क्या कर सकते हैं, इंप्रूविंग दे सकते हैं, उनका जो आप फंक्शनिंग है उसको आप अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो ये होती है आपकी स्पीड, ठीक है। याद रखिएगा आपकी स्पीड है 80% आपके मसल्स फाइबर और आपकी 20% आपकी एक्सरसाइजेज, और आपका ये कह सकते हैं कि आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है आपसे ये, चलिए मैं प्रश्न पे लेके आ जाता हूं आपको। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया कि थ्रो फेंकने के लिए कौन सी गति की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपकी परिवर्तनशील गति की आवश्यकता होगी। परिवर्तनशील गति को आप यहाँ पर क्या कहेंगे, चलिए ये मुझे जरूर बताइएगा, इंग्लिश में क्या कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है कि शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए जो शक्ति होती है वो आपकी 2 प्रकार की होती है। अब आप बोलेंगे कि सर 2 प्रकार की कैसे हैं, हमने तो एक तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ पढ़ा है, एक एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ पढ़ा है, और एक पढ़ा है हमने स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। देखिए यहाँ पर 2 प्रकार की कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी गतिशील, गतिशील को आप यहाँ पर इंग्लिश के अंदर कहेंगे यहाँ पर डायनेमिक, ठीक है, और एक होती है आपकी यहाँ पर स्थिर, ठीक है। स्थिर को आप यहाँ पर हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे स्टैटिक, ठीक है। तो स्टैटिक और डायनेमिक 2 तरह की आपकी यहाँ पर स्ट्रेंथ रहती है। तो जो गतिशील है, गतिशील का मतलब है यहाँ पर जो आपकी डायनेमिक स्ट्रेंथ है, डायनेमिक स्ट्रेंथ के भी फिर 3 पार्ट हैं। कौन कौन से है, जो अभी अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया था। एक होती है आपकी एक्सप्लोजिव स्पीड, एक होती है आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, दूसरी होती है आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, और तीसरी होती है आपकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि स्थिर शक्ति को किस यंत्र से मापा जा सकता है। तो स्थिर शक्ति को आपको मापने के लिए देखिए मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया था कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको मापने के लिए डायनेमोमीटर का यूज किया जाता है। भाई थर्मामीटर जो है, थर्मामीटर से आप टेम्परेचर मापते हैं, और लैक्टोमीटर से आप यहाँ पर जो आपकी अंदर लैक्टोज की मात्रा है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो दूध है, ठीक है, दूध के अंदर लैक्टो की मात्रा कितनी रहती है तो उसको मापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायनेमोमीटर है इससे आप स्ट्रेंथ को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया है कि शरीर की शक्ति को नापा जा सकता है। तो जो शरीर के अंदर आपकी शक्ति है आप उसको किस में मापते हैं, तो जो शरीर की शक्ति है उसको डाइन में मापा जाता है, ठीक है, डाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि विस्फोटक शक्ति खाली स्थान शक्ति का ही एक भाग है। तो यहाँ पर जो आपकी एक्सप्लोजिव स्पीड, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की जो मैं बात कर रहा था, ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होती है, तो ये आपका किसका भाग है, ये गतिशील का भाग है, ठीक है। गतिशील का मतलब है कि यहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर डायनेमिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, गतिशील का मतलब है डायनेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है कि लचक को बढ़ाने वाले आसन कौन से हैं। जी हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो देखिए भाई जितने भी आपकी योग के अंदर जितने भी आसन है, योग के अंदर जितने भी आपकी पोस्चर हैं, वो सभी के सभी आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का काम करते हैं, जिसके अंदर आपका चक्रासन, हलासन, धनुरासन, भुजंगासन, और साथ में सलबासन और पश्चिमोत्तानासन, तो यहाँ पर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऊंची कूद, ट्रिपल जंप तथा पोल वॉल्ट में उतरते समय कौन सी शक्ति प्रयोग होती है। तो यहाँ पर अधिकतम शक्ति का प्रयोग किया जाता है। मीन्स यहाँ पर जब आप लैंड कर रहे होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब आप उसके अंदर टेक ऑफ लेते हैं तो आप क्या करते हैं, तो आप अपनी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैवलिन थ्रो तथा डिस्कस थ्रो में कौन सी शक्ति प्रयोग की जाती है। तो जो जैवलिन थ्रो, आपका डिस्कस थ्रो, या फिर ये कहिएगा शॉर्ट पुट है, तो आप इसमें क्या करते हैं, आप अपनी यहाँ पर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है उसको यूज करते हैं। वेट लिफ्टिंग में भी आपकी जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर है 30, और यहाँ पर जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वह शक्ति जो भिन्न भिन्न स्थितियों में तेज गति के साथ अवरोध पर काबू पाती है कौन सी शक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी अलग अलग स्टेजेस के अंदर आपका तेज स्पीड के साथ में, आप स्पीड मूवमेंट के साथ में जो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है उस पे आप काबू पा लेते हैं, तो कौन सी शक्ति कहलाती है, तो ये कहलाएगी आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कौन सी शक्ति है जो हमेशा तकनीकी कौशल और तालमेल व सामर्थ्य के साथ में जुड़ी हुई है। जी हाँ, तो यहाँ पर जो शक्ति आपके
टेक्निकली जो स्किल्स हैं और जो आपके रिदम या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपके कोऑर्डिनेशन के साथ में जुड़ी होती है, तो ये आपकी सिंपल स्ट्रेंथ कहलाती है, मीन्स साधारण शक्ति हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शारीरिक पुष्टि का कौन सा घटक एक प्रतिरोध योग्यता है जो थकावट के विरुद्ध होती है। तो भैया थकावट के विरुद्ध अगर आपके काम करने के अंदर आपकी एबिलिटी है तो ये होती है आपकी सहनशीलता, मीन्स यहाँ पर इसको एंड्योरेंस कहा जाता है। मीन्स यहाँ पर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कोई भी प्रतिरोध है, आप उसके अगेंस्ट आप अपनी थकान की अवस्था में भी काम को अपना जारी रखते हैं, तो वो आपकी एंड्योरेंस कहलाती है। जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रनर होता है तो कहीं ना कहीं उसकी एक जगह पर शक्ति जवाब दे जाती है। आप गाड़ी को बार बार धक्का लगाते हैं तो एक जगह पे आपकी शक्ति है, स्ट्रेंथ है, वो जवाब दे जाएगी, लेकिन उसके बाद भी आप कंटिन्यू उस काम को करते रहते हैं, तो वो आपकी कहलाती है एंड्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मांसपेशीय सहनशीलता विशेषता एक क्या है। तो यहाँ पर जो मांसपेशीय सहनशीलता है, मीन्स आपकी जो मसल्स एंड्योरेंस है, वो आपकी शरीर की जो थकावट को रोकने की क्षमता है। मीन्स जो आपके शरीर के अंदर थकावट हो चुकी है, और शरीर के अंदर थकावट देखिए किस वजह से होती है। यहाँ पर मांसपेशी सहनशीलता का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपके मसल्स फाइबर हैं और जो आपकी मसल्स है वो लैक्टिक एसिड को सहन करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो शरीर के अंदर थकान बनती है उसको रोकने का काम है वो आपकी मसल्स एंड्योरेंस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि जिम्नास्टिक द्वारा शारीरिक पुष्टि के किस घटक में वृद्धि होती है। तो शारीरिक पुष्टि, जी हाँ, फिजिकल फिटनेस का जो जिम्नास्टिक है, तो जिम्नास्टिक के थ्रू जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपका फिजिकल फिटनेस में आपकी बढ़ती है फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज़ को विद द हेल्प ऑफ जिम्नास्टिक एक्टिविटीज़ यू कैन इम्प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36 एंड द क्वेश्चन नंबर 36 आस्किंग टू यू, स्वास्थ्य संबंधित सुयोग्यता के घटकों में से मुख्य घटक कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए जो स्वास्थ्य हेल्थ रिलेटेड जो आपकी वेलनेस है, इसके अंदर आपके कौन से मुख्य घटक हैं। तो ये हो जाएगा आपकी शारीरिक बनावट, या फिर ये कहिएगा कि जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है, तो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में जो आपका ये कह सकते हैं कि जो मसल्स कॉम्पोजिशन या फिर जैसे हम इसको कहते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन, ठीक है, शारीरिक बनावट को हम कहेंगे बॉडी कॉम्पोजिशन। तो जो आपकी शारीरिक बनावट है इस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो स्वास्थ्य संबंधी सुयोग्यता या फिटनेस है वो कैसी रहेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि सहनशीलता थकावट को रोकने या विरोध करने की योग्यता है, ये शब्द किसने कहे हैं। तो भाई याद रखिएगा, देखिए इनको तो डेफिनेशंस को तो याद करना पड़ेगा, और यहाँ पर ये कहे हैं हरे ने। इसके अंदर मैं कोई भी आपको टिप्स है या फिर कुछ नहीं बता सकता। हाँ, आप शीर्षासन और भुजंगासन सर्वांगासन जरूर कीजिए। शीर्षासन और सर्वांगासन करने से आपके अंदर ये कह सकते हैं कि आपका जो याददाश्त करने की कैपेसिटी है, आपकी मेमोराइज करने की है, आपकी योग्यता वो बढ़ जाएगी, और भुजंगासन करने से भाई आपका जो रेस्पिरेशन है वो अच्छा इंप्रूव होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि सहनशीलता को कैसे मापा जा सकता है। तो सहनशीलता, जी हाँ, एंडोरेंस को आप माप सकते हैं पुनरावृत्ति के द्वारा, मीन्स जो रिपीटेशंस है आप उससे काउंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे आपकी कोर मसल्स, आपकी पेट की मसल्स की स्ट्रेंथ चेक करनी हो, या मुझे पता लगाना हो कि आपके अंदर कितनी एंड्योरेंस पावर है, तो मैं आपके नंबर ऑफ रिपीटेशंस देखूंगा किसके सिटअप्स के, कि आप सिटअप्स कितना लगाते हैं, ठीक है। मुझे आपकी चेस्ट की पावर को देखना है कि चेस्ट के अंदर आपकी कितनी एंड्योरेंस पावर है, तो उसको मैं चेक करने के लिए क्या करूंगा कि मैं आपको पुशअप करवाऊंगा। पुशअप से मुझे पता चल जाएगा कि जो आपका अपर बॉडी पार्ट है उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ रहेगी और उसकी कितनी एंड्योरेंस है। तो रिपीटेशन से हम पता लगा सकते हैं कि जितने ज़्यादा आप रिपीटेशंस लगाएंगे उतना ही आपका जो एंड्योरेंस है वो ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है आपसे ये कि सहनशीलता की कितनी किस्में होती हैं। तो सहनशीलता की आपकी किस्में रहती हैं 3, ठीक है। तो 3 कौन कौन सी रहेंगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर एक तो होती है आपकी बेसिक एंड्योरेंस, ठीक है, एक होती है शॉर्ट टर्म और एक होती है आपकी लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और प्रश्न में पूछा गया है कि वह क्षमता क्या होती है जो धीरे से मध्यम गति के साथ क्रिया करने से होने वाली थकावट पर नियंत्रण रखती है। तो इसको कहते हैं आपका मौलिक सहनशीलता। मौलिक का मतलब है कि फंडामेंटल एंड्योरेंस, या फिर इसको कहिएगा आप बेसिक एंड्योरेंस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि किस सहनशीलता के लिए जॉगिंग और साइकिलिंग जैसी क्रियाएं आवश्यक होती है। तो जो आपकी बेसिक एंड्योरेंस है उसको बढ़ाने के लिए आप साइकिलिंग और आप कर सकते हैं जॉगिंग। तो इन क्रियाओं से आपकी जो बेसिक एंड्योरेंस है वो बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि एरोबिक तथा एनारोबिक व्यायामों के दौरान आई थकावट पर नियंत्रण करने वाली क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है साधारण सहनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि शारीरिक गति
के स्वास्थ्य लाभ को पाने हेतु गतिविधि में होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि आपकी रेगुलरिटी होनी चाहिए। जी हाँ, जो भी आप अपना अगर ये कह सकते हैं कि जो आप अपनी फिटनेस बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आपकी जो भी एक्सरसाइजेज है, जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, उनके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि विशेष खेलों में थकावट का प्रतिरोध करने वाली योग्यता को क्या कहते हैं। जी हाँ, जो आपके स्पेसिफिक कह सकते हैं कि जो आपके स्पेसिफिक गेम है या फिर जो स्पेसिफिक आपकी एक्टिविटीज़ रहती है, उसके अंदर आप जो थकावट होती है, उस थकान को रजिस्ट करने की जो आपके अंदर पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, या फिर ये कहिएगा कि जो एंडोरेंस होती है, उस एंडोरेंस को किस नाम से जाना जाता है। तो ये होती है आपकी स्पेसिफिक एंडोरेंस। स्पेसिफिक एंडोरेंस को आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि आप लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि आप मैराथन प्लेयर हैं, क्रॉस कंट्री प्लेयर हैं, तो वहाँ पर आपको देखिए एक बेसिक एंडोरेंस के साथ में आपको स्पेसिफिक एंडोरेंस की जरूरत पड़ेगी, जो आपको लंबे टाइम तक अपने काम में इन्वॉल्व रखती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि शारीरिक पुष्टि का वह कौन सा तत्व है जिसमें प्रत्येक क्रिया बिना किसी रोक के और अधिक विस्तार से की जाती है। तो इसको कहते हैं लचकीलापन। ठीक है, लचकीलापन का मतलब है कि आप बिना किसी अवरोध के एम्पलीट्यूड के साथ में, मीन्स आप उस काम को लगातार कर रहे हैं, तो आपकी मसल्स देखिए, जब आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप किसी काम को लगातार कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और लैक्टिक एसिड को आप कितना सहन कर सकते हैं, कितना बियर कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपके मसल्स कॉम्पोजिशंस कैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है कि तैराकी में बैक स्ट्रोक सीखने के लिए शरीर में कौन सा शारीरिक पुष्टि का घटक होना चाहिए। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर आप बैक स्ट्रोक सीखना चाहते हैं, बैक स्ट्रोक आप सभी को पता है कि कैसे लगाया जाता है तैराकी में, और अगर नहीं पता तो आप सीख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है। और भाई स्विमिंग अगर आप कर रहे हैं तो स्विमिंग के अंदर आपके अंदर होनी जरूरी है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर दुनिया का कोई भी गेम है भैया, सबके अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। इवन आप शतरंज खेल रहे हैं तो शतरंज खेलने के लिए भी आपको, जी हाँ, जो चेस के आपके ये कह सकते हैं कि जो प्यादे होते हैं या फिर जो भी आपके पास में बिशप्स वगैरह जो भी आपके रहते हैं, इसके अंदर जो आपकी गोटियां वगैरह कहते हैं, तो भाई इनको चलने के लिए भी आपके हाथ के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है, तभी तो आप इनको चल पाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि शारीरिक योग्यता के कौन से अंग को आंतरिक बल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सहनशीलता है इसको कहा जाता है आंतरिक बल भी। ठीक है, इसको हम स्टेमिना के नाम से भी जानते हैं। और नॉर्मल लैंग्वेज में, जी हाँ, आपने कई बार सुना होगा कि भाई मैं भाग रहा हूँ तो मेरा स्टेमिना नहीं है, तो स्टेमिना को आप ये कह सकते हैं कि ये आपके एंडोरेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया वो हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पुनः दोहराना विधि सुधार में सहायक है। जी हाँ, जो पुनः आपका दोहराना है तो ये आपके किस में सहायक रहेगा। तो देखिए, जो आपकी रिपीटेशंस मेथड है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपकी तेजी, जो आपकी योग्यता है, या फिर ये कहिएगा कि जो आपके अंदर जो आपका स्पीड है तो उसको इंप्रूव करने के लिए, प्लस में आपकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है इसको इंप्रूव करने के लिए, और प्लस में आपकी जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है इसको इंप्रूव करने के लिए इनमें सभी में आवश्यक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलेस्थेनिक्स में किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, कैलेस्थेनिक जो एक्सरसाइजेज है, जिसको आप कह सकते हैं कि फ्री हैंड एंड विद द अपरेटस एक्सरसाइज। जी हाँ, जिसके अंदर आप इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं एक्सरसाइजेज को करने में, या फिर फ्री हैंड करते हैं, तो उनको कहा जाता है कैलेस्थेनिक। तो उसके अंदर आप भारी और हल्के दोनों प्रकार के आप यूज कर सकते हैं। तो भारी नहीं यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है भाई, भारी आप इसमें यूज नहीं करिएगा। ठीक है, हल्के ही आपके यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। हल्के, हल्के का मतलब है जैसे आपने डंबल्स वगैरह देखे हैं, लेजियम वगैरह देखे हैं, ठीक है, टीपरी वगैरह देखे हैं, तो बिल्कुल आपके नॉर्मल अपरेट्स रहते हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी वेट नहीं होता, या फिर ये कहेगा कि नॉर्मल वेट रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि साधारण शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, जो आपकी सिंपल स्ट्रेंथ है आप इसको बढ़ा सकते हैं, बेसिक्स जो स्ट्रेंथ है इसको बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, आपने एक सर्किट मेथड जरूर सुना होगा, या फिर सर्किट ट्रेनिंग मेथड जरूर नाम सुना होगा। तो सर्किट ट्रेनिंग मेथड से आप यहाँ पर अपना जो यहाँ पर कह सकते हैं जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकते हैं। तो सर्किट ट्रेनिंग मेथड में होता क्या कि आपको यहाँ पर जो सर्किट के अंदर आपको दिए जाते हैं 12 से 15 स्टेशन, उन 12 से 15 स्टेशन पे आप क्या करते हैं कि अपनी जो एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और आपको एक ड्यूरेशन दी जाएगी टाइम की, तो उसमें आपको परफॉर्म करना होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि खिलाड़ी जब अपने शरीर अथवा शरीर के किसी हिस्से को हवा में तेजी के साथ और सही ढंग से उसकी दिशा को बदलता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो भाई उसको कहा जाता है आपकी स्फूर्ति, मीन्स आपके अंदर एजिलिटी कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर एजिलिटी डिपेंड कर देगी आपकी मसल्स के कोऑर्डिनेशंस पे। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशंस पे डिपेंड करेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है कि स्फूर्ति में शरीर का कौन सा
अंग हिस्सा लेता है? जी हाँ, तो स्फूर्ति के अंदर आपकी जो मसल्स है और मसल्स के अंदर आपके जो फाइबर्स हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं कि आपके अंदर कितनी एजिलिटी होगी, क्योंकि जो यहाँ पर आपको स्टिमुलेंट्स मिलेंगे वो सीधा स्टिमुलेंट्स नर्व्स जो इम्पल्सेस है वो आपके मसल्स को रिएक्ट करती हैं और मसल्स कितना अच्छे से परफॉर्म करेगी, दैट इज़ योर एजिलिटी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, यहाँ पर चलिए इसको भी देख लेते हैं। प्रतिक्रिया व बढ़ना किस योग्यता के प्रकार हैं? तो जो प्रतिक्रिया है रिएक्शन है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर आपकी योग्यता है प्रतिक्रिया की, रिएक्शन एबिलिटी है, तो वो किस पर डिपेंड करती है? तो ये आपकी यहाँ पर डिपेंड करेगी, ये आपकी तेजी पर, गति पर डिपेंड करती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि साइकिलिंग शारीरिक पुष्टि के किस अवयव के लिए महत्वपूर्ण है? तो साइकिलिंग के लिए आपका यहाँ पर फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट जो होना चाहिए ये रहेगा आपके पास में स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। जी हाँ, आपके अंदर शक्ति है और सहनशीलता है, तो आप यहाँ पर साइकिलिंग जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, ये रहेगा आपका कैलिस्थेनिक हल्की जिम्नास्टिक की तरह का व्यायाम होता है, यह कथन है। तो यह किसने कहा है? तो ये आपका जो सेंचुरी डिक्शनरी है उसके अंदर से लिया गया है। ठीक है, तो सेंचुरी शब्दकोश का ये यहाँ पर रहेगा स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा व्यायाम कार्बनिक शक्ति, शरीर के नियंत्रण तथा लचक को विकसित करता है? तो ये आपकी होती है कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज। जी हाँ, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज है जो आपके अंदर आपकी कार्बनिक जो आप ये कह सकते हैं जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी नॉर्मल बेसिक स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने का काम करती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि लेजियम डंबल जिम्नास्टिक में ग्राउंड फ्लोर व्यायाम और लोक नृत्य किस प्रकार के व्यायाम है? तो देखिए, जो आपके यहाँ पर डंबल, लेजियम, टीपरी या फिर जिम्नास्टिक के अंदर जो आपके फ्लोर एक्सरसाइजेज होती है या फिर जो आपके लोक नृत्य होते हैं, डांस वगैरह करते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये आपके रिदमिक हो रहते हैं। ठीक है, लयबद्ध होता है, कोई आपको बैकग्राउंड म्यूजिक है या फिर कोई आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल आपको साउंड दिया जाता है, आप उसके अंदर रिदम में परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न में पूछा गया है कि तैराकी तथा दौड़ों के द्वारा शरीर के किस अंग की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है? तो यहाँ पर देखिए, जो आप स्विमिंग करते हैं, जो आप यहाँ पर रनिंग करते हैं, तो उसमें आपके जो शरीर की कार्य क्षमता कौन से उसमें वृद्धि होगी? तो यहाँ पर जो आपके शरीर के अंदर है आपका फेफड़ा, मीन्स जो आपका रेस्पिरेशन सिस्टम का मेन पार्ट है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? उसको बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर जो लंग्स के अंदर आपकी टाइडल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी है, टोटल रेजिड्यूम वॉल्यूम कैपेसिटी है, तो आप इनको बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया गया कार्य या फिर शारीरिक अभ्यास क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी काम करते हैं तो उसको कहा जाता है एरोबिक एक्टिविटी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 60 रहेगा आज का, और यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि शारीरिक अंगों के आपस में मिलकर कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं? जी हाँ, यहाँ पर देखिए आपके मसल्स या फिर ये कहिएगा कि आपका एक ऑर्गन के साथ में जो दूसरा ऑर्गन जुड़ा हुआ है उन दोनों के बीच में जो तालमेल है, या फिर ये कहिएगा कि जो आपका ब्रेन है, आपका स्पाइनल कोड है और आपके जो मसल्स हैं उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर तालमेल, या फिर उसको कहेंगे हम कोऑर्डिनेशन या फिर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बिकॉज न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट एंड इज अ मेन कंपोनेंट्स ऑफ योर फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न में पूछा गया है कि तालमेल संबंधी क्रियाएं मुख्यतः कौन से संस्थान पर निर्भर करती है? जी हाँ, जो आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज है वो किस पर डिपेंड करती है? तो ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करती है। जैसा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा वैसा ही आपके अंदर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एबिलिटी बन जाएगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न में पूछा गया है कि लय योग्यता, समायोजन योग्यता, प्रतिक्रिया योग्यता, संतुलन की योग्यता किस प्रकार की क्रियाएं हैं? जी हाँ, यहाँ पर देखिए आपके अंदर कोई भी रिदमिक आपके अंदर एबिलिटी है, ठीक है, आपके अंदर यह कह सकते हैं कि आप समायोजन कर सकते हैं। समायोजन का मतलब है कि आप उसके अंदर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और आप रिएक्शन एबिलिटी जो है आपके अंदर, और जो बैलेंस एबिलिटी है, तो ये किस प्रकार की आपकी क्रियाएं हैं? तो ये होती हैं आपकी तालमेल संबंधी क्रियाएं। देखिए, अगर आप लय का मतलब है रिदम में कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपकी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, जिसके अंदर हम मास पीटी है, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज है, ड्रिल है, या फिर मार्च पास्ट की जो आपकी क्रियाएं होती हैं, तो आप उनको एक्टिव और जो आपके डांसिंग वगैरह है आप इनको यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये आपका रिलेट करेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है कि एक ही स्थिति में अधिक समय तक रहने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है बैलेंस। जी हाँ, और बैलेंस आपके योग के अंदर और आसनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बैलेंस डिपेंड करेगा आपकी कंसंट्रेशन पे। जितना आप फोकस के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में और अपना बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन पर फोकस करेंगे, उतना ही आप अच्छे से बैलेंस बना पाएंगे।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता के लिए प्रशिक्षण की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो भैया यहाँ पर सीधा सा मतलब ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर उस काम के अंदर कोई भी लोड अगर आपने ओवर ले लिया, मीन्स ओवरलोड हो गया, या फिर लोड की जो इंटेंसिटी है और लोड की जो वॉल्यूम है अगर वो कम है या फिर ज़्यादा है, तो चलिए माफ़ी चाहूँगा, बीच में नेटवर्क है वो यहाँ पर डिस्टर्ब कर गया है। और जी हाँ, जैसा कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि बैलेंस होना ज़रूरी है, तो नेटवर्क के बीच में और हमारे बीच में भी बैलेंस होना ज़रूरी है। तो चलिए इसको दोबारा से मैं ये क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो फिजिकल फिटनेस है और वेलनेस है, उसके लिए प्रशिक्षण की जो मात्रा है वो आपकी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी ज़रूरी है, संतुलित होनी ज़रूरी है। मीन्स जैसा आपकी नीड है, जैसी आपकी ज़रूरत है और जितना आप कर सकते हैं उतना ही आपको यहाँ पर लोड दिया जाए अपनी फिजिकल फिटनेस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है कि स्वास्थ्य के कार्यक्रम में सम्मिलित है, तो जो स्वास्थ्य का कार्यक्रम है उसमें आप क्या सम्मिलित कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य के कार्यक्रम के अंदर आपके यहाँ पर उपयुक्त सभी शामिल हो जाएंगे, जिसमें आपका पौष्टिक आहार, ठीक है, तनाव पर नियंत्रण व धूम्रपान निषेध, मीन्स आप अपने तनाव पर नियंत्रण करते हैं, मीन्स आपके अंदर जो टेंशन है आप उसको यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, और यहाँ पर जो आपके जितने भी मादक पदार्थ हैं आप उनका सेवन नहीं करते हैं, तो आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। और नशीली दवाइयों पर आप प्रतिबंध लगाएं, तो ये उपयुक्त यहाँ पर सभी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि हमारी मांसपेशियाँ खालिस्तान ऊतकों से बनी होती है। तो हमारी मांसपेशियाँ किसकी बनी होती है, पेशीय ऊतकों की बनी होती है, ठीक है, पेशीय ऊतक यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है कि पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो पेशीय ऊतक भाई आपके दो प्रकार के होते हैं। जो मांसपेशीय ऊतक है आपके दो प्रकार के रहेंगे। मैंने आपको बताया था कि एक तो व्हाइट मसल्स फाइबर है और एक आपके अंदर रेड मसल्स फाइबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है कि शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करने वाले सिद्धांत हैं। तो शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करने वाले सिद्धांत हैं वो कौन कौन से आपके अंदर हो जाएंगे, तो ये देख लीजिएगा। तो ये आपके हो जाएगा, एक तो आपकी नियमितता का सिद्धांत, ठीक है, अगर आप अपनी फिजिकल फिटनेस बनाना चाहते हैं तो एक तो होना चाहिए कि आपका जो रेगुलरिटी का प्रिंसिपल है ये आपके पास में होना जरूरी है। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका भिन्नता का सिद्धांत। विभिन्नता का सिद्धांत आप ये कहिएगा कि आपकी जो एक्सरसाइजेज है उसके अंदर आपका वैरायटी होनी जरूरी है। जितना आपकी बॉडी को आप वैरायटी के साथ में एक्सरसाइजेज देंगे आप उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में कि गरमाना और लिम्बरिंग डाउन। जी हाँ, वार्म अप और आपका कूलिंग डाउन है, ये भी आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी रहता है। जितना आप अच्छा वार्म अप करेंगे और उतना ही आप अच्छा कूलिंग डाउन करते हैं, तो जो मेन पार्ट आप एक्सरसाइजेज का कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पर उपयुक्त आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि अति भार ओवरलोड किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, ओवरलोड किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो ये आपका डेंसिटी के या फिर ये कहिएगा कि आप यहाँ पर सघनता के द्वारा इसको बढ़ा सकते हैं। इंटेंसिटी और वॉल्यूम आप इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि अति भार तक करते रहना चाहिए। जी हाँ, अति भार कब तक करते रहना चाहिए, जब तक आपका शरीर का अनुकूलन ना हो जाए। मीन्स आपका शरीर उस पार्ट को अडॉप्ट ना कर ले, मीन्स अडेप्टेशन होना ज़रूरी है। जैसे ही आपका अडेप्टेशन हो जाता है तो आप वहाँ पर उस चीज़ को रोक सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि धीरे धीरे या आराम से दौड़कर शरीर को गरमाना क्या कहलाता है। तो भाई इसको कहा जाता है जॉगिंग। जी हाँ, आप यहाँ पर एक ये कह सकते हैं कि बिना पेस के आप नॉर्मल स्पीड से ये कह सकते हैं कि आप उस टाइम पर तक अपने शरीर को गर्म करते हैं जहाँ पर आपको ये पता चल जाए कि मेरी बॉडी में स्वेटिंग आना शुरू हो गई है, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर आपका जॉगिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायवीय प्रक्रिया में किस गैस का प्रयोग होता है। जी हाँ, जो आप रेस्पिरेशन करते हैं तो आप उसमें किसका यूज़ करते हैं। तो वायवीय प्रक्रिया का मतलब है कि जो आप ब्रीथिंग ले रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। मेनली आपकी बॉडी में आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन देखिए आपका 78% होता है, यूँ का यूँ बाहर आ जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन है 21% से घटकर आप जब बाहर छोड़ते हैं तो वो 16% हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% होता है, लेकिन जब आप उसको बाहर छोड़ते हैं तो वो 4% हो जाता है। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि जॉगिंग करने से शरीर के किस अंग की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। तो जॉगिंग करने से आपके हृदय और फेफड़े, ठीक है, आपके लंग्स और आपकी कार्डिक जो मसल्स है इसकी स्ट्रेंथ में आपकी वृद्धि होती है। अगला प्रश्न आपको चाहिए तो ये आपका आप कर सकते हैं 2 से 4 दिन। ठीक है, तो 2 से 4 दिन आप इसको कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर 18 वर्ष की आयु से, या फिर ये कह सकते हैं कि जब बच्चा, चलिए मैं इसको एक बार थोड़ा सा रोक लेता हूँ क्योंकि फिर से नेटवर्क प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर ये क्वेश्चन एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं और आई होप कि आपको सुनाई दे रहा होगा। और पता नहीं अभी मुझे भी नहीं पता कि सीरीज़ चल रही है नहीं चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि भार प्रशिक्षण किस आयु वर्ग में आपको आरंभ करना चाहिए। भाई वेट ट्रेनिंग है, अगर आप किसी को करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 18 वर्ष, 18 वर्ष के बाद में, या फिर ये कह सकते हैं कि जो वेट ट्रेनिंग है अगर आप 18 वर्ष से कम बच्चे को दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल हल्की वेट ट्रेनिंग करवानी है, ठीक है, जिसके अंदर रिपीटेशंस आप ज़्यादा रखिए लेकिन वेट है वो आपको कम रखना है। 18 साल के बाद में एक आप अच्छा वेट ट्रेनिंग शेड्यूल है वो अपना सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है कि वजन प्रशिक्षण से सहज क्रियाएं जैसे मांसपेशियों के खालिस्तान तथा खालिस्तान में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका, जब भी आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वेट ट्रेनिंग से आपकी जो मसल्स की यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्शंस की, या फिर ये कहिएगा कि जो फ्लेक्शन और जो एक्सटेंशन की जो आपकी जो एक क्वालिटी है, जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें आपकी वृद्धि कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि सर्किट प्रशिक्षण विधि के लिए अनुसंधान करने वाले व्यक्ति थे। जी हाँ, तो यहाँ पर जो आपका सर्किट ट्रेनिंग मेथड है उसको रिसर्च करने वाले कौन थे, तो ये थे आपके मॉर्गन और एडम्सन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है कि वैज्ञानिक विधि से प्रशिक्षण प्राप्त करने की विधि है। जी हाँ, आप साइंटिफिक मेथड से जो आप ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं तो उस विधि को क्या कहा जाता है, तो ये है आपकी सर्किट ट्रेनिंग मेथड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि सर्किट प्रशिक्षण का अनुसंधान किया गया है। तो जो सर्किट ट्रेनिंग है इसका यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो रिसर्च है वो कहाँ पर की गई है, तो ये की गई है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इंग्लैंड के अंदर। अगला प्रश्न है कि आपका जो सर्किट ट्रेनिंग प्रशिक्षण है उसमें आपके कितने आपको व्यायाम करवाने चाहिए, एक सर्किट के अंदर आप कितने यहाँ पर स्टेशन रख सकते हैं, तो ये आप रख सकते हैं 10 से 15। जी हाँ, 10 से 15 आप स्टेशन यहाँ पर रख सकते हैं अपने एक्सरसाइजेज के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और यहाँ पर ये है आपका प्रशिक्षण के अर्थ से रिलेटेड। जी हाँ, आपके 80 क्वेश्चन हो चुके हैं और 40 क्वेश्चन अभी हम और करने वाले हैं। तो यहाँ पर भाई एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यार। सब्सक्राइब किए बिना जब तक मैं 1 सब्सक्राइबर बढ़ गया, 2 सब्सक्राइबर बढ़ गए, बढ़ाते रहिए और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मेहनत आपको अच्छी लगती है, अगर मेहनत अच्छी नहीं लगती है तो भाई डिसलाइक भी जरूर कीजिए और मुझे बता दीजिए कि कमी कहाँ पर रही, ताकि मैं उनको दूर करने की कोशिश करूँ। जी हाँ, निंदक नेड़े राखिए आंगन कोटी छवाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर हम सबके मन भाई या नहीं भाई, तो ये आप जरूर बताइएगा। तो प्रशिक्षण का अर्थ क्या है, तो प्रशिक्षण का अर्थ होता है कि किसी कार्य की तैयारी की प्रक्रिया। जी हाँ, ट्रेनिंग का मतलब है कि आप कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं या फिर जो भी आप परफॉर्मेंस के लिए टास्क लेकर चलते हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, उद्देश्य रहता है, लक्ष्य रहता है, आप उसके लिए जो एक सिस्टमैटिक और प्रॉपर वे में क्रमबद्ध तरीके से जो आप प्रशिक्षण लेते हैं और उन क्रियाओं को बार बार करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, ट्रेनिंग कहलाता है या फिर प्रशिक्षण कहलाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और ये भी सिंपल रहेगा, तैयारी किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो तैयारी मीन्स यहाँ पर जो ट्रेनिंग है ये आपकी जटिल प्रक्रिया रहेगी। भाई आप कोई भी तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो वो जटिल है, ठीक है, सिंपल कभी भी नहीं होगी, क्योंकि हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलना होता है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एक सिद्धांत पर निर्धारित रहती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया कि गरमाने की कितनी किस्में होती है। तो गरमाने की 2 क्रियाएं हैं, ठीक है, यह याद रखिएगा। 2 क्रियाएं कौन कौन सी है, एक तो होता है आपका एक्टिव, ठीक है, कि आप एक्टिव वार्म अप कर सकते हैं, और एक होता है आपका पैसिव, ठीक है, पैसिव आप अपना कर सकते हैं। एक्टिव के अंदर आप खुद बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं, आपकी मसल से खुद इन्वॉल्व रहती है, और पैसिव में आप किसी भी ऐसे सब्सटेंस का यूज़ करते हैं जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ा दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ताकत, गति तथा सहनशीलता को प्रायः बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपकी स्ट्रेंथ है, स्पीड है, एंड्योरेंस है, उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा सा आपको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आप वो यहाँ पर इसमें देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको एक सीधा सा ये करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर अपना एक तो दवाइयों का सेवन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, इससे आपका नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो दवाइयों का सेवन देखिए, यहाँ पर जो आप दवाइयों का सेवन करते हैं, भाई मैंने इसीलिए इस पर यहाँ पर क्लिक किया है कि दवाइयों का सेवन आपको कुछ टाइम के लिए देगा।
अब आप कर रहे हैं स्पोर्ट्स, ठीक है भाई, स्पोर्ट्स वाला जब भी दवाइयों का यूज़ करेगा तो वो डोपिंग के अंदर ज़रूर फंसेगा। तो भाई इस पर आप बिल्कुल ही क्रॉस लगा दीजिएगा, ठीक है। इस पे तो आपने बिल्कुल सोचना भी नहीं है, कभी भी मत बोलिएगा कि ताकत जो है वो आपकी या फिर गति है जो सहनशीलता आप इसको इससे बढ़ा सकते हैं, इससे बढ़ाया तो भाई डोपिंग के केस में फंसेंगे, ठीक है। जैसे कि सुमित मलिक फंसा था, ठीक है, और इसके साथ में आप देख सकते हैं कि जो नरसिंह यादव उसके ऊपर भी चार्जेस बने थे, ठीक है। और भी मारिया शारापोवा भी आपको पता है कि वो ओलंपिक नहीं खेल पाई थी, ठीक है। और अब की बार भी आपकी जो वाडा है वो टोक्यो ओलंपिक के अंदर बार बार सैम्पलिंग ले रही है, रैंडम सैम्पलिंग चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो खेलों में भाग लेकर, जी हाँ, आप अगर खेलों के अंदर भाग लेते हैं तो आप यहाँ पर अपनी जो स्ट्रेंथ है, स्पीड है और यहाँ पर एंडोरेंस उसको बढ़ा सकते हो और एक्सरसाइज के थ्रू आप इनको बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि धीमी गति से दौड़ना किस व्यायाम का उदाहरण है। जी हाँ, आप जब धीमी गति से दौड़ते हैं और लंबे टाइम के लिए दौड़ते हैं तो वो होता है आपका एरोबिक्स, ठीक है। तो एरोबिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि अकर्मक गरमाना किस प्रक्रिया में किया जाता है। यहाँ पर जो अकर्मक का मतलब है कि आप पैसिव यहाँ पर वार्म अप करते हैं। तो जो पैसिव वार्म अप है वो किस में आएगा, तो ये उपयुक्त सभी तरीकों से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर पैसिव वार्म अप करना चाहते हैं तो इसमें आप मेडिसिन है और मालिश है, इसके थ्रू आप अपना टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। गर्म पानी से नहाकर स्टीम बाथ लेकर आप अपना बढ़ा सकते हैं, या फिर जो स्टीम बाथ के साथ में जो आप गर्म पानी से इससे नहाकर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में कोई गर्म आपका पेय पदार्थ है, ठीक है, कोई गर्म लिक्विड आपका हॉट लिक्विड ड्रिंक है, आप उसको ले सकते हैं, तो उससे आपका बढ़ जाएगा। और जो आपकी अल्ट्रा रेज रहती है इसके थ्रू भी आप अपना जो बॉडी का टेम्परेचर वो बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि किस खिंचाव के कारण मांसपेशी छोटी हो जाती है। चलिए, तो ये होता है आपका कंसेंट्रिक, ठीक। कंसेंट्रिक का मतलब है कि आप उसको फ्लेक्स करते हैं, मीन्स आप उसको सिकोड़ते हैं, ठीक है। तो सिकोड़ना कहलाता है आपका कंसेंट्रिक। और यहाँ पर जो एसेंट्रिक है, एसेंट्रिक का मतलब है यहाँ पर फ्लेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आइसोटोनिक व्यायाम की उदाहरण है। आइसोटोनिक, भाई इसको यहाँ पर देखिए, इन क्रियाओं को समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आइसो का मतलब है सेम और टोनिक का मतलब है लेंथ, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो आपने रेंज ऑफ मोशन लिया है वो सेम रहेगा। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया था कि भाई आप अपने हाथ की जो एक्सरसाइज कर रहे हैं डंबल से, ठीक है, डंबल आपने लिया हुआ और उस डंबल से आप क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जो आपका यहाँ पर देखिए, ये जो जॉइंट है, एल्बो जो जॉइंट्स है, यहाँ पर एक ही मूवमेंट हो रही है, ठीक है, अप डाउन अप डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और एक बार मसल से यहाँ पर रिलैक्स हो रही है। तो ये जो आपके एग्जाम्पल होता है, तो यहाँ पर देखिए ये होता है आपका जो एग्जाम्पल यहाँ पर इसमें रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका झूला झूलना, ठीक है। तो ये आपका रहता है एग्जाम्पल आइसोटोनिक व्यायाम का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से खेल प्रशिक्षण के उद्देश्य में शामिल है। तो खेल प्रशिक्षण, जो आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग लेते हैं उसके उद्देश्यों में क्या क्या शामिल रहेंगे। तो एक तो रहेगा आपका उत्तम स्वास्थ्य का विकास, जी हाँ, आपका जो हेल्थ है उसके आप डेवलप कर सकते हैं। उसके साथ में जो आपका व्यक्तिगत और भावात्मक विकास आपका होता है, ठीक है, पर्सनैलिटी आपकी विकसित होती है। और इसके साथ में जो आपके अंदर इमोशंस है, इमोशनल डेवलपमेंट आपकी होती है। और यहाँ पर जो खेल संबंधी विकास है, जी हाँ, जो आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड आपकी डेवलपमेंट है वो भी होती है। तो यहाँ पर उपयुक्त आपका सभी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि शारीरिक अभ्यास में शामिल लाभ हैं। तो शारीरिक अभ्यास के अंदर आपके कौन कौन से रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर शारीरिक अभ्यास का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी ही करें, तो आपको बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है जो आपकी ऑल अराउंड डेवलपमेंट की हम जो कंसेप्ट लेकर चलते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर, आप उसको प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर जब भी आप शारीरिक अभ्यास करते हैं तो उसके लाभ आपको कौन कौन से मिलते हैं। तो ये आपका एक तो मनोवैज्ञानिक आपको लाभ जरूर मिलता है, मीन्स यहाँ पर आपका जो साइकोलॉजिकल जो पार्ट है, मीन्स जो मनोवैज्ञानिक पार्ट है आपकी लाइफ का, तो वो आपका मजबूत बनता है। इसके साथ में जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आपकी बढ़ जाती है, मीन्स आप कितने लंबे टाइम तक जिएंगे, तो ये भी आप यहाँ पर दीर्घायु बन सकते हैं। और इसके साथ में आप अपनी बीमारियों के अंदर भी कमी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उपयुक्त आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि गरमाना कार्य करता है। तो गरमाना किसका कार्य करता है। भाई गरमाने का मतलब क्या होता है, तो आप इसको सीधा सा समझ लीजिए कि भाई आप अपने शरीर की मांसपेशियों का तापमान बढ़ाते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को याद कर लीजिए कि शरीर का तापमान बढ़ाना और मांसपेशियों का तापमान बढ़ाना ही क्या कहलाता है, आपका गरमाना कहलाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि अभ्यासकर्ता व खिलाड़ियों को वार्मिंग अप व कूलिंग डाउन मदद करती है। तो भाई जो आप वार्म अप करते हैं और कूलिंग डाउन करते हैं, खेल खेलने से पहले आप वार्म अप करेंगे और खेल खेलने के बाद में करेंगे कूलिंग डाउन, तो ये आपको भविष्य में होने वाली चोटों से बचाएगी। जी हाँ, भविष्य का
मतलब है कि इन फ्यूचर अगर आप यहाँ पर ये चीज़ें नहीं करते हैं तो आपको चोट होने की ज़्यादा चांसेस लगे रहेंगे, स्पोर्ट्स इंजरी आपको हो सकती है। अगर आप वार्म अप अच्छा करते हैं, आप अच्छे से खेलते हैं, नियमों का पालन करते हैं और कूलिंग डाउन टाइम टू टाइम करते हैं तो आप यहाँ पर चोटों से बच सकते हैं और जो आपकी स्किल्स हैं, आपकी जो टेक्निक है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आप उसमें यहाँ पर इन्हांस कर सकते हैं। वरना तो भैया चोट जरूर लगेगी और चोट पता है कि खिलाड़ी को जब चोट लगती है तो काफ़ी लंबा टाइम लेती है और कई बार तो ऐसी चोटें लग जाती है जो ठीक नहीं होती और खिलाड़ी अपने गेम से यहाँ वर्कआउट कर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खिलाड़ी का सर्वांगीण शारीरिक अनुकूलन करने के लिए क्या आवश्यक है। तो खिलाड़ी का सर्वांगीण अनुकूलन, जी हाँ, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आपका डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्या जरूरी है, तो ये हो जाएगा आपका खेल प्रशिक्षण। जी हाँ, यहाँ पर आपकी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग होनी जरूरी है, तभी आप अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस जो देनी है आप उसकी अडेप्टेशन कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि खेलों से पूर्व शरीर को भली भांति तैयार करना क्या कहलाता है। तो भैया मैंने अभी बताया था कि खेल खेलने से पूर्व अपने शरीर को तैयार करना क्या कहलाएगा, आपका वार्म अप कहलाएगा, गरमाना कहलाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि गरमाना रक्त के तापमान को बढ़ाता है जिसके फलस्वरूप मांसपेशियां प्रदर्शन को बढ़ाती है, यह कथन किसका है। तो भैया कथन पे फिर हम अटक जाएंगे और कथन, जी हाँ, कथन किसने कहा, क्या कहा, कब कहा, तो कुछ याद नहीं रहता। तो ये आपका सिर्फ यहाँ पर ये कह सकते हैं कि रट्टाफिकेशन पे भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ये कहा है डेवरिस ने, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया कि खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर जो आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है यहाँ पर इसके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। देखिए एक तो रहेगा आपका कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत, ठीक है, मींस यहाँ पर निरंतरता का सिद्धांत रहेगा। एक रहेगा यहाँ पर आपका विशिष्टता का, विशिष्टता का मतलब है यहाँ पर स्पेसिफिसिटी होनी जरूरी है। स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि आपकी स्पेशलिटी उसके अंदर होनी जरूरी है। अगला प्रश्न है अति भार का सिद्धांत। यहाँ पर अति भार का मतलब है ओवरलोड का प्रिंसिपल, ठीक है। अगर आप ओवरलोड ज़्यादा हो गए तो भाई, जी हाँ, अगर ओवरलोड अगर मैंने आपको पढ़ा भी दिया तो वो भी एक ओवरलोड एक ऐसा हो जाएगा जो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर लिमिट में मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन कैसे लगे ये भी मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं ओवरलोड ना हूं और एक कॉन्फिडेंट वे में मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि गरमाने के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका श्वसन क्रिया में वृद्धि, ठीक है। तो श्वसन क्रिया में वृद्धि है, ये आपका गरमाने का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं है। जी हाँ, हमारा काम शरीर का टेम्परेचर बढ़ाना है, हमारा काम शरीर की जो ऑक्सीजन आप ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन है उसको यहाँ पर क्रिया में वृद्धि, क्रिया का मतलब है कि आप सांस को अंदर ले रहे हैं और बाहर ले रहे हैं, अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये आपका यहाँ पर मनोवैज्ञानिक पहलू नहीं रहेगा। तो अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर आपका ये कह सकते हैं कि जो आप गरमाते हैं, आपका गरमाने से मनोवैज्ञानिक प्रभाव में एक हो जाएगा कि आप भीड़ के डर का प्रभाव। भीड़ के डर का प्रभाव का मतलब है कि आप भीड़ का सामना कर सकते हैं, साइकोलॉजी आप यहाँ पर अवेयर हो जाते हैं। दूसरा है कि मानसिक, आपकी मेंटल अलर्ट रहेंगे, आपकी मानसिक जो तैयारी है वो हो जाती है। और दूसरा ये है कि आपका जो हृदय योग्यता है, आपकी जो कार्डियो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि गरमाने में कितने व्यायाम या कसरतें हो सकती है। तो गरमाने के लिए आप यहाँ पर 10 से 12 अपनी एक्सरसाइजेज को शामिल कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका रनिंग हो सकता है, आपके जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है, ठीक है, या फिर कोई आपके जो गेम से रिलेटेड है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वार्म अप है वो भी आपका दो तरह से रहता है, ठीक है। कौन कौन सा रहता है, एक तो मैंने बताया था कि एक्टिव और एक बताया था आपको पैसिव, ठीक है। इसमें भी आपका जो एक्टिव वार्म अप है इसमें भी आपका एक तो होता है जनरल वार्म अप जिसमें आपकी हर एक गेम के लिए करते हैं, और एक होता है स्पेसिफिक, मीन्स आप कोई पर्टिकुलर आप अपना जो गेम खेलते हैं उससे रिलेटेड आप कुछ स्किल्स एक्सरसाइजेज को दोहराते हैं। तो यहाँ पर 10 से 15 है वो आप एक्सरसाइज का ग्रुप है शामिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक ऐसी क्रिया जो किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम या खेल प्रतियोगिता के तुरंत बाद की जाती है वह क्या कहलाती है। तो भैया सीधा सा मतलब ये है कि जब भी आप अपना काम कर लें तो काम करने के बाद में आप कुछ एक ऐसी एक्सरसाइजेज को दोहराते हैं जिससे आपका बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है, तो उसको हम कहते हैं ठंडा करना या फिर कूलिंग डाउन, और इसको कहते हैं लिम्बरिंग डाउन, ठीक है। ठंडा करना, कूलिंग डाउन, लिम्बरिंग डाउन, ये एक ही चीज़ है भाई, इसको आप जरूर समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और यहाँ पर इंटरवल ट्रेनिंग मेथड से रिलेटेड पूछा गया है कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है तो वो किस देश की देन है। तो ये फिनलैंड की देन है, ठीक है, अंतराल प्रशिक्षण विधि। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि विंड स्प्रिंट उदाहरण है। तो विंड स्प्रिंट किसका उदाहरण है। तो विंड स्प्रिंट है ये आपका यहाँ पर गरमाने से रिलेटेड हो जाएगा, मीन्स आप एक्सरसाइज से रिलेटेड है। जब भी आपने देखा होगा कि 100 मीटर का जो खिलाड़ी है वो यहाँ पर जब भी आपका 100 मीटर की रेस होगी उससे पहले कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है कि वो बार बार स्टार्ट लेकर देखता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम विंड स्प्रिंट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि आइसोटोनिक
आइसोटोनिक व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं? तो आइसोटोनिक व्यायाम है ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आइसोमेट्रिक व्यायाम की उदाहरण है? जी हाँ, आइसोमेट्रिक का मैंने आपको भाई एक बार फिर बताया था। तो आइसोमेट्रिक में भी आपके देखिए यहाँ पर आइसोमेट्रिक का मतलब है कि आइसो का मतलब हो जाएगा सेम और मेट्रिक का मतलब है लेंथ। तो यहाँ पर देखिए कि कुर्सी को दोनों हाथों से अंदर की ओर दबाना। ठीक है, आप कुर्सी को दोनों हाथों से अंदर की ओर दबाते हैं तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पर आइसोमेट्रिक का हो जाएगा। झूला झूलना है, ये आपका आइसोटोनिक का है। ठीक है, रोलर को धकेलना तो ये भी आपका आइसोटोनिक का है। ठीक है, इसके साथ में जो बाल्टी उठाना है तो ये आपका यहाँ पर आइसोमेट्रिक का हो सकता है, लेकिन इसमें आप बाल्टी को उठाकर अगर चलते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका आइसोटोनिक में आ जाएगा। तो यहाँ पर आइसोकाइनेटिक में भी इसमें रहेगा। तो यहाँ पर मेन इसमें रहेगा कि आप दोनों हाथों से कुर्सियों को अंदर की तरफ दबाते हैं, तो ये आपका हो जाता है आइसोमेट्रिक व्यायाम का एग्जाम्पल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आइसोकाइनेटिक व्यायाम की उदाहरण है? तो ये होता है बर्फ के ऊपर स्केटिंग करना। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, अगर यहाँ पर चलिए मैं बता देता हूँ कि जो दरवाजा है, बंद दरवाजे को आप धकेलते हैं तो आइसोमेट्रिक का एग्जांपल हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि लिम्बरिंग डाउन या शरीर को ठंडा। चलिए माफ़ी चाहूँगा फिर से, यहाँ पर जी हाँ नेटवर्क है बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए फिर भी हम डिस्टर्ब होने वाले नहीं है। जी हाँ, वो बोलते हैं ना कि मैं एक शेर याद आ गया कि तुला हौसले नाल पट्टा नू थापी, थोड़ा पंजाबी में है। तुला हौसले नाल पट्टा नू थापी, मुसीबत नू कह दे तैनू टाके हटांगा, तूफाना नू कह तुसी वध वध के आओ, अस्सी किश्ती किनारे ला के हटांगा। तूफान कितने भी आए, हम जो हमारा टारगेट है वो लेकर चल रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर इसको मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ भाई। जब भी आप कूलिंग डाउन करते हैं तो एक तो आपका जो ब्लड प्रेशर का जो दबाव है उसमें आपकी कमी आती है। दूसरा, यहाँ पर जो रक्त प्रवाह है वो नॉर्मल हो जाएगा, और इसके साथ में जो आपका यहाँ पर शरीर का तापमान है वो भी आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो उपयुक्त यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर को धीरे धीरे ठंडा करने से क्या लाभ होगा? ठीक है, तो शरीर को आप धीरे धीरे जब ठंडा करेंगे तो आपकी थकावट दूर हो जाएगी। और अगर अचानक से आपने ठंडा करने की कोशिश की, कोई भी ऐसा ये कह सकते हैं कि जो आपका सब्सटेंस लेके या फिर आपने ठंडे पानी से नहा के अगर या फिर आपने बिल्कुल एक्सरसाइजेज नहीं की, तो उससे आपकी बॉडी के अंदर जो लैक्टिक एसिड है वो बना रहेगा। और लैक्टिक एसिड आपको पता है कि थकान का कारण बनता है, आपकी जो फटीक है उसका रीज़न बनता है। तो आप जी हाँ धीरे धीरे जो आप कूलिंग डाउन एक्सरसाइजेज करते हैं तो उससे आपकी जो थकान है वो भी दूर हो जाएगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि लगातार कार्य करते रहने से शरीर में जो अभ्यस्तता आती है उसे क्या कहा जाता है? जी हाँ, तो यहाँ पर जो आप लगातार काम करते हैं और उससे आपके जो शरीर के अंदर आपकी अभ्यस्तता आती है। अभ्यस्त का मतलब है कि आप उस चीज़ को परफेक्टली करना सीख जाते हैं, आपको उस चीज़ को करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आप उसको बिना किसी हैंड्रेंस के, आप बिना किसी ऑब्स्टेकल के, हर्डल के आप उसको कर लेते हैं। ठीक है, बिना किसी बाधा के। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कि आपने उस चीज़ का अनुकूलन कर लिया। ठीक है, अडेप्टेशन आपकी हो गई है। अगला प्रश्न है आपका कंडीशनिंग भी आप इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाई प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है? सीधा सा बात ये है। तो प्रशिक्षण आपका दिया जाता है एक तो उत्तम स्वास्थ्य का निर्माण करने के लिए। ठीक है, दूसरा है कि आपका मानसिक आपकी डेवलपमेंट हो जाए, और तीसरा है कि जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो आपकी हो जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि आइसोकाइनेटिक व्यायामों को किसने विकसित किया है? तो आइसोकाइनेटिक जो आपके व्यायाम है, एक्सरसाइजेज है, उनको पेरिन ने विकसित किया है। ठीक है, पेरिन ने डेवलप किया, या फिर ये कह सकते हैं कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज। तो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज का जो यहाँ पर इन्वेंटर है वो है आपका पेरिन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और ये है आपका फार्ट लैग से रिलेटेड। तो फार्ट लैग को कहा जाता है स्पीड बली, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, तो ये कहाँ पर आपका बनाया गया, किस देश ने बनाया है, इन्वेंट किया है? तो ये है आपका स्वीडन। अगला प्रश्न है यहाँ पर फार्ट लैग से रिलेटेड। तो फार्ट लैग प्रशिक्षण की अवधि जो है वो कितनी रहेगी? जी हाँ, फार्ट लैग जो आपका रहेगा तो वो कितना टाइम का होना चाहिए? तो यहाँ पर भाई कम से कम है वो 15 मिनट का तो होना ही ज़रूरी है। मिनिमम है यहाँ पर 15 मिनट, उससे आप 30 मिनट का भी कर सकते हैं, 45 मिनट का भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है कि त्वरण दौड़ में कम से कम कितनी दूरी होती है? जो आपकी एक्सेलरेशन रन आप करते हैं, तो जो एक्सेलरेशन रन है वो आप सभी को पता है कि किसके लिए किया जाता है? जी हाँ, जो आपकी स्पीड है, स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए आप करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके
एक्सेलरेशन रन है इसके अंदर आप 20 से लेकर 40 मीटर दौड़ते हैं, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि 20 से 50 मीटर के जो आपके स्प्रिंट है वहाँ पर लगाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि पेस दौड़ में कम से कम दूरी होती है। जी हाँ, तो जो पेस दौड़ होती है, या फिर ये कहिएगा कि आप जो एक रिदम के अंदर, एक लय के अंदर आप दौड़ते हैं, तो वो पेस दौड़ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 20 से 45 मील, ठीक है, 20 से 45 मील की आप कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आप जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, ठीक है, तो पेस रन का एग्जाम्पल रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि ऐसे व्यायाम जिनमें खिलाड़ी की प्रत्यक्ष क्रिया दिखाई नहीं देती उन्हें क्या कहा जाता है। जी हाँ, कभी आप कोई भी काम कर रहे हैं और उस काम को होता हुआ नहीं देख रहे हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल रहेगा कि सपोज कीजिए कि ये दीवार है और ये एक आदमी है, ठीक है, तो ये आदमी क्या कर रहा है, दीवार को धक्का लगा रहा है, लेकिन दीवार को दीवार को नहीं धकेल पा रहा, ठीक है, धक्का तो लगा रहा है लेकिन यहाँ पर इसको हिला नहीं पा रहा है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं ला पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये धक्का तो लगा रहा है, अपनी शक्ति लगा रहा है, लेकिन ये दीवार नहीं हिल रही है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, क्या काम होता हुआ दिख रहा है, नहीं होता हुआ दिख रहा। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया कि वे व्यायाम जिनमें खिलाड़ी की गतिविधियां या कार्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे। भाई सीधा सा मैंने एग्जांपल दिया था आपको, फिर मैं बता रहा हूं कि भाई आप ये देखिए, एक डंबल लगा रहा है, ठीक है, डंबल से एक्सरसाइज कर रहा है, और ये आपको यहाँ पर जब ये डंबल लगा रहा है तो आपको यहाँ पर मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। भाई जिस कार्य को करने में आपकी मूवमेंट आपको विजिबल हो कि उसने ये काम किया है, ठीक है, तो आप उसको क्या कहेंगे, तो ये हो जाएगा आपका आइसोटोनिक व्यायाम का एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है इसके अंदर कि आपका आइसोटोनिक के बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये कि बोझा उठाकर खड़े रहना किस व्यायाम का उदाहरण है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर बोझा उठाकर खड़े रहना खालिस्तान का उदाहरण है, तो ये आपका आइसोमेट्रिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि ये एक आपका यहाँ पर वेट लिफ्टर है और वेट लिफ्टर ने यहाँ पर अपने हाथों से जी हाँ वेट उठाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर वेट उठा के खड़ा है और इसकी मूवमेंट में कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है, तो ये आइसोमेट्रिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि आइसोटोनिक व्यायाम के उदाहरण कौन से हैं। तो जो आइसोटोनिक है मैंने बताया था कि भाई जिसके अंदर काम होता हुआ दिखाई दे, ठीक है, जिसके अंदर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है वो आइसोटोनिक, और जिसके अंदर काम होता हुआ दिखाई नहीं दे वो आपका हो जाएगा आइसोमेट्रिक, और इन दोनों का मिक्सर कहलाएगा आपका आइसोकाइनेटिक, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि आइसोमेट्रिक व्यायाम का उदाहरण कौन सा है। तो एक तो आप हल्का बोझ उठाना, ठीक है, नेक्स्ट है आपका हल्के व्यायाम आप करते हैं, ठीक है, जैसे कि पुशअप है, सिटअप्स है, पुलअप्स आप निकालते हैं, तो ये सारे के सारे आपके आइसोटोनिक के एग्जाम्पल रहेंगे। कलाई को घुमाते हैं आप, डंबल प्रेस करते हैं, बेंच प्रेस करते हैं, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं आइसोटोनिक व्यायाम के एग्जाम्पल रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि आइसोमेट्रिक तथा आइसोकाइनेटिक व्यायामों के मिश्रण को क्या कहते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए आ गया। तो इनका मिश्रण जो होता है उसको कहा जाता है आइसोकाइनेटिक। जो भी आपके स्विमिंग के अंदर, ठीक है, जो भी आपके पानी के अंदर जितने भी खेल होते हैं वो आपके आइसोकाइनेटिक का एग्जाम्पल रहेंगे, और उसके साथ में जितने भी आपके अंदर जिम एक्सरसाइजेज के लिए जो मशीन्स होती हैं, ठीक है, तो जो मशीन्स है वो भी सारी आपकी आइसोकाइनेटिक बेस पर बनाई जाती है। आइसोकाइनेटिक जो एक्सरसाइज का प्रिंसिपल है उसके बेस पर बनाई जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है कि पीठ से दीवार को धक्का देना, पीठ से आप दीवार को क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो क्या दीवार हिलेगी, बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो बिल्कुल भी नहीं हिल रही है, काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका आइसोमेट्रिक व्यायाम का। अगला प्रश्न है और ये आज का जी हाँ यहाँ पर सुपर फास्ट लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा। भारी रोलर धकेलना किस व्यायाम का उदाहरण है। तो ये आपका हो जाएगा आपका आइसोकाइनेटिक व्यायाम का एग्जाम्पल। आइसोकाइनेटिक का याद रखिएगा, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक दोनों ही व्यायामों का मिश्रण आपका क्या कहलाता है, आइसोकाइनेटिक कहलाता है। तो यहाँ पर अगर आप भारी रोलर को धकेल रहे हैं, आप बटरफ्लाई एक्सरसाइजेज कर रहे हैं मशीन से, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर आपने बहुत सारी ऐसी मशीन्स देखी हैं जो आपके अंदर जिम एक्सरसाइज में आप यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रेडमिल है या फिर आपकी साइकिलिंग है, ठीक है, या फिर आपकी जो मसल्स की, ठीक है, जो चेस्ट प्रेस के लिए आपकी बटरफ्लाई एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, तो ये सारी आइसोकाइनेटिक एग्जाम्स का एग्जाम्पल रहेंगी। तो ये थी आज की सुपर फास्ट, मेरी तरफ से सुपर फास्ट थी, और कोशिश की कि मैंने नेटवर्क की प्रॉब्लम होते हुए भी आपको मैं यहाँ पर पढ़ा पाऊं। तो कैसी लगी सीरीज और कैसे लगे क्वेश्चंस, और अगर मेरा प्रयास सफल रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर लाइक नहीं करना चाहते तो भाई एक डिसलाइक वाला बटन है, चलिए दबा दीजिए, और चैनल की थोड़ी सी रेटिंग है वो डाउन कर दीजिए, और सब्सक्राइब अगर आप इसी तरह की सीरीज देखना चाहते हैं तो भाई आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरा पढ़ाना कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कल लेकर आ रहे हैं मैराथन सीरीज आप सबके लिए।